नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV9 नेटवर्क की नई पहल डॉक्टरप्रेन्योर्स में। मैं हूं रविकांत मित्तल। डॉक्टरप्रेन्योर्स ये शब्द आपको नया लग रहा होगा। आप सब डॉक्टर्स तो हैं ही, लेकिन इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि किस तरह से हम आपको एंटरप्रेन्योर बनने में मदद कर सकें। कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ केयर सेक्टर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले, जैसे वर्चुअल केयर, रिमोट मेडिसिन। इन सब की मांग बहुत बढ़ी और कोई भी घर ऐसा ना रह गया होगा जिसके घर में कोई बीमार हो और उसने डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन ना किया हो। हर डॉक्टर आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए या किसी और कॉल के जरिए अवेलेबल था, जो आपसे बीमारी जानता था और इलाज अपने घर में वो बैठ के बताता था और अपने घर से आप बात करते थे। तो इस कोरोना महामारी ने हमारे लिए कई नए रास्ते खोले हैं, कई प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में खोले हैं, डॉक्टर्स के लिए भी खोले हैं। लेकिन ये सच है कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए पेशेंट केयर और सोशल एंटरप्राइज दोनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हमेशा रहता है, क्योंकि एक डॉक्टरी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड पेशा है, प्रोफेशन है, और उनके साथ साथ अगर उनसे कहा जाए कि आप सोशल एंटरप्राइज अपने बिजनेस को भी संभालें, ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल काम रहता है। इसीलिए TV9 नेटवर्क इन योद्धाओं को फोकस में रखकर ये सीरीज शुरू कर रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिस मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग, रेडीनेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इनको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलते डायनेमिक्स के बीच डॉक्टर्स खुद को नए अवसरों के लिए किस तरीके से तैयार रह सकें। हमारी इस पहल में मशहूर डॉक्टर्स, कुछ एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ मेडिकल एसोसिएशन भी हमसे जुड़ेंगी, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। आज हम बात करेंगे रेडीनेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी बदलते दौर के साथ खुद को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कैसे बनाएं। इसके सभी पहलुओं को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने बहुत ही एमिनेंट गेस्ट हमारे स्टूडियो में बुलाए हैं और कुछ करीब 25-30 डॉक्टर्स हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी जी। डॉक्टर गुलाटी जो हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इनको महारत हासिल है। इन्हें आर्म्ड फोर्सेस में काम करने का अच्छा अनुभव है। राष्ट्रपति के सर्जन भी आप रह चुके हैं। मेडिकल क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए इन्हें पद्मश्री और डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस शो में। धन्यवाद। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं सौरभ कोचर हैं, जो कि इस समय CEO हैं मेडो के और को-फाउंडर भी हैं। ये मेडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो कि मैं बात कर रहा था कि जो मरीजों और डॉक्टर्स को एक साथ जोड़ता है, उनकी सारी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसका सोल्यूशन उसी प्लेटफॉर्म पर देने की कोशिश कर रहा है। पहले आप सबने जाना होगा फूड पांडा, जो कि घर पे आके खाना आपको देता था, उसके भी को-फाउंडर और CEO रह चुके हैं। इनसे डिजिटल स्पेस में जो हमारा जो आज का टॉपिक भी है उसके बारे में डॉक्टर्स कैसे काम करें, कैसे सीखें, उस बारे में हम इनसे बात करेंगे। और हमारी तीसरी जो महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर वानीपुरी जी, जो कि सेक्रेटरी हैं IMA गाज़ियाबाद की। ये डॉक्टर्स के वेलफेयर्स के लिए काफ़ी काम करते हैं, डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरतें हैं, उनकी पॉलिसीज़ किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें ये एसोसिएशन काम करती है। साथ ही साथ हमारे साथ देश के अलग अलग जगहों से 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर गुलाटी जी से। गुलाटी जी, आपका एक बहुत बड़ा एक कैरियर है इसमें, और आपने राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक सबका इलाज किया हुआ है, और आपको बड़े बड़े जो अवार्ड हैं उनसे भी नवाजा गया है। हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं और ये जो प्रोग्राम है वो डॉक्टर्स देखेंगे भी, तो ये आपकी जो जर्नी है, जो इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी है, उसके बारे में आप पहले हमें बताएं। आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा कि यात्रा कैसी रही, तो इस यात्रा की जो मैं श्रेय देता हूँ अपने देश को देता हूँ कि हमारे समय पे पहले तो था, अब भी थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन है कि गरीब आदमी भी, जो अनप्रिविलेज आदमी बच्चा है, वो भी जो है एजुकेशन ले सकता था। जो मेरे परिवार है वो पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेट होके आए थे पार्टीशन के बाद में। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ जो यहाँ पैदा हुआ। तो मेरे पिताजी एक क्लर्क थे गवर्नमेंट सर्विस में, मेरी माताजी प्राइमरी स्कूल टीचर थी। इसके बावजूद उस समय के गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, इतनी अच्छी शिक्षा वहाँ मिली, इतना अच्छा हमें आगे बढ़ने का मौका मिला कि आज आप मेरे से बैठ के बात कर रहे हैं और मुझे आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो इसका श्रेय सिर्फ मैं देश को देता हूँ। हमारी जो
मेथड्स रहे हैं जो हम लोगों को ऊपर आने का मौका दिया। 9 पैसे फीस होती थी हमारी स्कूल के अंदर उस समय। और जब मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि 9 रुपये या कुछ हमारी फ़ीस थी पर मंथ। तो ये नहीं तो हम नहीं पढ़ पाते, हम जैसे लोग, सिर्फ अमीर लोग पढ़ते। हमारे कुछ पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हो पाया, वहाँ की एजुकेशन आगे नहीं बढ़ पाई, तो हमारे देश में हम बढ़ पाए। तो ये जर्नी इतनी सुंदर रही, इसमें कठिनाई भी आई, इसके अंदर अच्छा भी रहा, कुछ गिरे कुछ जिले, तो बड़ी अच्छी रही। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि फिर मुझे यही हमेशा याद आता है कि जुस्तजू हो तो सफ़र कहाँ ख़त्म होता है, वरना हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। तो जो हम बढ़ते रहे वहाँ अच्छा लगता रहा और चलती गई गाड़ी, और कारवां आज आपके सामने है। जी, मैं एक और इसी में जुड़ा हुआ पूछूंगा कि देखिए, ये आपने बहुत बात कही कि जहाँ से आप उठे कि 9 पैसे की जिस समय फीस रहती होगी, लेकिन समय के साथ आपने भी बदलावों को आत्मसात किया होगा, आपने अपनाए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है या जो इस तरीके से, उसका आपके इस सफ़र में कितना योगदान रहा? देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। एक वो तो शो होता था या बुक होती थी एलिस इन वंडरलैंड, उसमें ये कहा जाता था, एक सेंटेंस है कि यू हैव टू रन टू बी एबल टू स्टैंड। तो अगर आपने अपनी जगह को, अपने मकाम को कायम भी रखना तो आपको उससे तेज़ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को तो आपको साथ लेना ही है। अब मान लीजिए आप कहते हैं जी मैं तो मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, मैं तो वही पुराने वाला वो डायल वाला करूँगा, तो कहाँ होते आप आज? सौरभ हमारे साथ हैं। आपने तो टेक्नोलॉजी को गुलाम बनाया हुआ है, पहले भी आपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, फूड पांडा, अभी आप मेडो, एक जिसमें कि एक ऐसा जिसको हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ही कहेंगे, जिसके ऊपर आप डॉक्टर्स और मरीज़ को एक साथ ला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम, जैसे कि हमारा टॉपिक है कि रेडीनेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग एक तो डॉक्टर्स और मरीज़ कितने तैयार हैं? पहले हम डॉक्टर्स की बात करेंगे। हेल्थ केयर जो ओवरऑल एक सेक्टर है, आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर सबसे पीछे है आज की डेट में टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को अगर हम बात करें तो। और उसका आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बाकी हर सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव स्टेक पे होते हैं, लेकिन हेल्थ केयर के अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ लाइव्स भी स्टेक पे हैं। सो मैं डिस नहीं कर रहा हूँ उनको, मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब क्यों नहीं कर रहे, मैं समझ सकता हूँ कि वो, क्योंकि वो इतना ज़रूरी एक इलाज जो है, वो इतना एक ज़रूरी चीज़ है कि उसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। और जो डॉक्टर गुलाटी ने बोला, आई थिंक एकदम सही पॉइंट बोले कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को कहाँ कैसे अडॉप्ट करना है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके हेल्थ केयर के अंदर। इसलिए, एंड आपने भी पहले बात करी कि कि फॉर डॉक्टर्स टू बिकम डॉक्टरप्रेन्योर्स सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग मेडो लेके आए, राइट? और उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि डॉक्टर को एक चीज़ सबसे अच्छी आती है, वो है कि अपने मरीज़ का इलाज कैसे करना है। मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर को बता सकता है कि उनके मरीज़ का इलाज उससे बेहतर कैसे किया जाए। हाँ, हर जगह पे कुछ चूक होती है, कुछ होती है, उन चूक को हम कैसे कम से कम ला पाएँ वो ज़रूरी है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी की हमारे को मदद चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो केयर है, केयर को छोड़ के जितनी बाकी सब चीज़ें हैं, मेरे को लगता है आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस्ड है कि हम उन सब चीज़ों को सीमलेसली डॉक्टर्स के लिए मैनेज कर पाएँ। तो 1, everything periclinical. 2, I would say reducing the gaps, reducing obvious misses from the care process. And third is active operational and administrative management. Are areas जहाँ पे हम बहुत easily टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पेशेंट्स को बेटर केयर दे सकते हैं। क्यों ज़रूरी है आज कि आप खुद सोचो, अगर आप आउट पेशेंट केयर की बात करें, क्यों ज़रूरी है कि पेशेंट को 10 जगह जाना पड़े? एक, मैं बीमार हुआ हूँ, मेरा ख्याल रखो ना। हर कोई, अब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बहुत बाखूबी से कर रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, लेकिन दवाई लेने हमें कहीं और जाना है, टेस्ट कराने हमने और कहीं जाना है, फिर अगर एक्सरे कराना है हमें और कहीं जाना है, और फिर सब चीज़ें लपेट के इकट्ठे ला के वापस डॉक्टर के सामने रखनी है। ये सब काम हमारे ऊपर है एज पेशेंट्स। मुझे लगता है वो गलत है, मुझे लगता है वो चीज़ बदलनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान, कोई मरीज़ है, वो बीमार है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इस इंसान को हम कैसे ठीक करें, इनको हम और कम दुख कैसे दें, राइट? अब ये सब चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा, और हमारे इन सब डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होगा अगर हमने अगले 5 से 10 साल के अंदर इसको
फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करना है। एक चीज़ मुझे बताइए सौरभ कि देखिए डॉक्टर का क्या होता था, डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर आपकी नब्ज देखता है, आपको सांस बोलता है और जोर जोर की सांस लीजिए, पीठ पे हाथ रख के देखता है, ये सब एक टच एंड फील वाला एक एक्सपीरियंस होता है, जिसके बाद मरीज को ये लगता है कि हाँ अब डॉक्टर ने मुझे देख लिया, अब यार मेरे ये मर्ज पकड़ लेगा। बिल्कुल। लेकिन आप बात जो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, जी वो अपनी जगह बैठा हुआ है, ये अपनी जगह बैठा हुआ है, आपने टेस्ट वाला भी घर पे भेज दिया, दवाई भी घर पे भेज दी। एक तो ये जो गैप है, जो एक टच एंड फील का जो गैप है कि डॉक्टर को एक मरीज को, जैसे कि अभी भी जो हमारे घर में बड़े लोग हैं जो उनको ये विश्वास नहीं होता कि आपने मोबाइल पे बात करा दी कि डॉक्टर को कैसे पता लगे कि मुझे क्या बीमारी है। तो इस चीज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है टेक्नोलॉजी में? देखिए, इसका ऑनेस्ट जवाब यह है कि आज की डेट में हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एक टच एंड फील को रिप्लेस कर सकें, और मुझे नहीं लगता कि कोई वो चीज़ करना भी चाह रहा है। बट अगर आप बात करें, बहुत सारे ऐसे क्लियर केस एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी के बिना पे काम हो सकता है, जिसमें देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े, शायद। ठीक है, हम क्या उन यूज़ केसेस को सॉल्व कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉलोअप है। आपको फॉलोअप के लिए दोबारा आने की ज़रूरत है क्या? सेक्सुअल वेलनेस, मेंटल हेल्थ, जहाँ पे इतना टच एंड फील की ज़रूरत नहीं है, बट और टैबू भी है इतना कि इंसान जा नहीं पा रहा। ये सब प्राइम एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पे केवल टेक्नोलॉजी के बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। वानी जी, आपके पास आऊँगा। पहले तो मैं एक सवाल आपसे जो सौरभ ने कहा उसके बारे में भी जानूंगा, डॉक्टर गुलाटी जी से भी जानूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि जो आप एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से हम आज बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योर्स, मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी, तो आपको लगता है कि अब एक समय आ गया है कि डॉक्टर्स को और भी अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए, एक नए तरीके से सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और एक एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ कदम उठाना चाहिए? सर, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी TV9 को फॉर होस्टिंग सच अ ब्यूटीफुल वेबिनार एंड सच अ इंफॉर्मेटिव वेबिनार विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम राइट नाउ। एंड येस, टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम देखते हैं कि नोकिया ने टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई, वो वहीं पे खड़ा रहा। ठीक है, ब्लैकबेरी ने नहीं अपनाई तो वो वहीं पे स्टकअप रहा। बट ये सैमसंग, आईफोन, येस, दे हैव learned those technologies and they have come into the action, so they are surviving. So yes, the people who are imbibing the technology, they are surviving. Otherwise the people are, वो नहीं survive कर सकते यदि वो अपने आप को टेक्नोलॉजी इम्बाइब नहीं करते हैं। तो येस, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और मैं इस बात को बहुत फ़ख्र से कहूँगी कि जब लॉकडाउन हुआ मार्च के अंदर, मैं मेरे प्रेसिडेंट थे, आई एम द सेकेंड टाइम सेक्रेटरी फॉर IMA गाज़ियाबाद, मेरे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर VB जिंदल, एंड वी यूज़ टू हैव, क्योंकि हमारी जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ डॉक्टर as an entrepreneur, as a spiritual healing, as a legal support, as whatever you count. So we had our webinars, despite of this corona, ऑफलाइन मीटिंग ने, वेबिनार्स ने उसको वो कर दिया, बीट कर दिया, एंड वी वर नॉट फीलिंग दैट वी आर नॉट कनेक्टेड. Everybody, we are having lot of older doctors also, and they also imbibe the technology, and we are means 100-120 ऐसी present रहती थी. तो I don't think so कि yes, the corona has taught us many things. So yes, timely action of imbibing of technology is very important. Second thing is, technology is a double-edged sword in the clinical scenario. क्योंकि यदि आपने टेक्नोलॉजी को सही तरह यूज़ किया तो इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, and if you are not using it in a proper way, it can be your enemy also. So you need to जैसे डॉक्टर्स होते हैं, they have to, जैसे सर ने कहा कि आपको अपना क्लिनिकल सेंस भी रखना होता है कि you cannot see the emergency patients into the online this thing. You have to tell the patient, okay, come to me. If you, अगर एक बार ठीक नहीं हो रहा है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझाऊंगी, मैं आपको देखूंगी. And the second thing, the touch is having a great role in the healing. एक डॉक्टर के टच करने से, पेशेंट को टच करने से the patient is healed. So where वो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती है. So we have to, और eye to eye contact, हम पेशेंट को आई टू आई कॉन्टैक्ट से देखते हैं, उसके मतलब वी कैन रीड दैट पेशेंट विद द बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो. सो दैट इज मिसिंग इन द डिजिटलाइजेशन. गुलाटी साहब, आपका तो जो स्पेशलाइजेशन है वो मुझे लगता है कि बिना टच के हो नहीं सकता. देखो, ऐसा है कि मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ये है कि हम फर्स्ट डे ऑफ मेडिसिन से जब हमने शुरू किया था तो हमको एक डिक्टम दिया गया था कि लिसन, लुक, फील, मूव, 4 स्टेप्स हैं. तो लिसन टू द पेशेंट हिस्ट्री, देन यू लुक
भाई क्या हो रहा है, देन यू फील एंड देन यू मूव द जॉइंट्स एंड देन यू डिसाइड व्हाट्स गोइंग ऑन। जब तक आपने ये किया तो आपका 90% केसेस में डायग्नोसिस बन जाना चाहिए। तो जो मैंने वैसे पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी एक जिन है, उसको अपने हाथ में काबू करना है, कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना, और जहाँ तक उसको टच करना, फील करना, एग्जामिन करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे फिर मैं बहुत कवि हूँ अपने मन से, मुझे बार बार याद आ जाती हैं बातें। जरूर बोलिए। कि हाथ जो रखा उसने मेरी तपती हुई पेशानी पर, रूह तक आ गई ताब मसीहाई की। क्या बात है। कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक वेल मीनिंग डॉक्टर के पास, तो मैं तो बताऊं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप रूम में घुसते ही आपकी आधी बीमारी चली जाती है कि यार मैं आ गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। बाकी ये अपने वैल्यूज़ चेंज होंगे, हमें लगेगा कि हाँ टीवी पे भी दिख गए हैं, बात हो जाएगी तो भी ठीक हो जाएगा, ये सब चेंज होगा। लेकिन जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है और पेशेंट से जो बात करनी है फेस टू फेस, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाकी जैसे आप कह रहे थे सौरभ कि भाई कुछ जो वेस्टेड विजिट्स हैं उनको ज़रूरत नहीं, भाई आपने रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स आप उस पर देख लीजिए, डिजिटल पे बात कर लीजिए, आपने पहले देखा हुआ है। सो वी हैव टू हैव जो ये इन दोनों का समन्वय करना आवश्यक होगा। तो कहाँ समन्वय होगा वो समय बताएगा। दूसरा एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का जो नाम टाइटल दिया गया है डॉक्टरप्रेन्योर, एक उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा कि अक्सर हम लोगों पे ये तोहमत लगाई जाती है कि डॉक्टर जो हैं हमारे प्रोफेशनल हो गए हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं, बाकी समाज चाहे काला बाजारी कर ले, चोरी कर ले, पैसे कमा ले, डॉक्टर का पैसा कमाना गलत है। तो यदि आप इस प्रोग्राम के अंदर, और डॉक्टर चाहे मेहनत करके और डॉक्टर ये देख के कि मेरा मरीज़ खुश रहा, अपनी रोटी कमा ले, वो भी लोगों को कई बार लगता है कि यार ये गलत है। तो लेकिन यदि हम ये कहेंगे कि डॉक्टर को हम एंटरप्रेन्योर बना देंगे तो शायद ये बात हमारे समाज, हमारे माशरे के गले से उतरेगी नहीं। तो इसको हमको थोड़ा सोचना होगा कि हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सौरभ, आप इस पे बोलेंगे, देखिए आप न्यू एज एंटरप्रेन्योर हैं, है ना, आप टेक्नोलॉजी के जरिए आप डॉक्टरी में घुस गए हैं, है ना। वो उन तो डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं जी एंटरप्रेन्योर बनाओगे तो लोग कहेंगे, तोहमत लगाएंगे। मेरे साथ बाकी डॉक्टर भी मौजूद है, मैं उनसे भी इस बात पे बात करेंगे या वो भी इस पे सवाल पूछेंगे। सौरभ, आपको क्या लगता है कि ये क्या इशू हो सकता है कि हम डॉक्टरप्रेन्योर, जो हमने बोला कि डॉक्टर को एंटरप्रेन्योर बना देंगे तो लोग उंगली उठाएंगे, क्या ये सच है कि यह हमें समय के साथ बदलना चाहिए? एक ट्रस्ट जो है हेल्थ केयर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, शायद कमोडिटी भी कह दूं मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कमोडिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग जो है वो ट्रस्ट की है, वो केयर की है। कुछ भी करके हम लोग उसको लूज नहीं कर सकते। एंड अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हेल्थ केयर में अगर पेशेंट को जो है वो ट्रस्ट की है। सो आई थिंक डॉक्टर गुलाटी इज एब्सोल्युटली राइट कि हम लोग इसको एक पेशा बाजारी तक नहीं ला सकते। बट क्या इसका मतलब यह है कि डॉक्टर झोला लेके निकल जाएं? तो वो भी सही नहीं है। इतनी एजुकेशन है, सब कुछ है। आप देखिए एक क्लास के अंदर 2 टॉपर होते हैं साइंस के अंदर, अगर आप बात करें 12वीं क्लास के अंदर, एक इंजीनियर बनने जाता है, दूसरा डॉक्टर बनने जाता है। 10 साल बाद इंजीनियर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की सैलरी कमा रहा है, डॉक्टर भी पढ़ाई कर रहा होता है, राइट, जो MD कर रहे हैं, जो DM कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ the effort that we put in, there is always this expectation। क्योंकि आप देखो समाज में तुलना कैसे होती है इंसान की, एक सोशल स्टैचर से होती है और दूसरा एक इकोनॉमिक स्टैचर से होती है, और किसी भी एक चीज़ को दूसरे से आप रिप्लेस बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। सो आई थिंक वी हैव टू फाइंड वेज वेयर लीगली, एथिकली, and I would say keeping trust of the patient front and center, we can still find ways where doctors can uplift financial statures as well। इसका सौरभ हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आज हम देख रहे हैं ऑलरेडी हमारे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर, कि जो डॉक्टर्स पहले जैसे काम करते थे, जैसे सेवा कर सकते थे और अपना रोटी बना सकते थे, वो पैटर्न अनफॉर्चुनेटली काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। तो उसके साथ जो है केयर की टारगेट सेट कर देते हैं कॉर्पोरेट वाले, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और मरीज़ को भी लगता है कि यार मैं कोई वो थोड़ा मेरे पे कॉर्पोरेट टारगेट सेट किया है। एक डॉक्टर है वो इतना काम कर सकता है, वो डॉक्टर कोई ढूंढ के थोड़ा लाएंगे, जो पेशेंट आएंगे उनकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से आएंगे, वो काम करेंगे। तो मुझे डर सिर्फ ये है कि मैं, देखो आई एम ऑल फॉर टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में भी मैं अभी आज जो सर्जरीज करता हूँ कंप्यूटर से करता हूँ, हाफ नीज करता हूँ, पूरी टेक्नोलॉजी जो दुनिया के किसी कोने में होता है मैं करता हूँ,
लेकिन वही बात है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस चक्कर में ये ना हो कि हम और ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज कर दें इसको। तो ह्यूमन टच यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ह्यूमन टच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेडिकल प्रैक्टिस। आपका क्या मानना है कि ये कुछ विरोधाभास हो सकता है एंटरप्रेन्योर बनने में और डॉक्टर में? डॉक्टर जब इतना कुछ कर सकता है वो कंपैशन से काम करता है, वो अपने दिल से काम करता है, मरीज को दिल से देखता है। लॉट ऑफ कंपैशन इज देयर। वी आर नेवर टॉट about the entrepreneurship in our MBBS curriculum, right? We are never taught, we don't have any PG curriculum which teaches about entrepreneurship. I think because the doctors are into the system of medicine, they can, you know, manage the entrepreneurship at that level perfectly than anyone else because they are into the system. उन्हें मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है और वो compassionate भी होते हैं. But they have to be trained for it. They are trained to see the patient. They are trained for the compassion. हमारे एनाटमी है, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, मैं खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेटिक्स है, हमारे मेडिसिन है, सर्जरी है। तो एक जो मेडिकल स्टूडेंट है MBBS पास करने के बाद वो चूज़ करता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या मैं फोरेंसिक मेडिसिन में इंटरेस्ट रखता हूँ या मेडिसिन में इंटरेस्ट रखता हूँ, क्या मुझे सर्जरी अच्छी लगती है या ऑर्थोपेडिक्स अच्छी लगती है या गायनेकोलॉजी अच्छी लगती है। पर हमें एंटरप्रेन्योरशिप कभी नहीं पढ़ाया जाता। आज के स्कूल्स में ह्यूमैनिटीज़ में 11th में आपको एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट होता है, बट वाई नॉट फॉर आवर डॉक्टर्स। आपके द्वारा मैं ये गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ दैट देयर शुड बी अ सब्जेक्ट फ्रॉम द बडिंग MBBS, ताकि वो भी उसको टेस्ट कर सकें, वो छोटे छोटे MBBS के बच्चों से टेस्ट कर सकें और उसको अगर वो अच्छा लगे कि एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे, तो यस he can pursue management skills and be a perfect entrepreneur for a medical profession. Yes, not any other, but medical profession. आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिया। अब हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। नीलू खनेजा जी जो हैं, आपका स्वागत है यहाँ पर, आप अपनी बात रखें। नमस्कार सर, आप लोग तीनों जनों ने बहुत बहुत अच्छी चीजें बताई और बहुत वैलिड पॉइंट्स पे डिस्कशन करा। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और रिसेंटली मैंने अपनी इंश्योरेंस जो है रिन्यू कराई एंड आई हैव रियलाइज्ड कि इंश्योरेंस रेट्स एज वाइज बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन मज़ा ये है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस करा MRI करा लो, CT करा लो, कुछ भी करा लो, ये OPD प्रोसीजर्स हमारी इंश्योरेंस में बिल्कुल कवर नहीं होते। आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, मेरे को लगता है कि इस चीज़ को बदलने में हमारे को कम से कम नहीं तो अगले 4 से 5 साल लगेंगे। लेकिन मेडो की और हमारी पूरी मुहिम यही है कि अगले 5 साल के अंदर हम इसको बदल के आप सबके पास लोगों को फुली कवर्ड हेल्थ केयर के साथ ला सकें, ताकि किसी भी इंसान को केयर लेने से पहले ये ना सोचना पड़े कि मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, या कोई नेगेटिव सेंटिमेंट या कोई नेगेटिव इंसेंटिव दिमाग में ना हो कि अगर मैं अभी डॉक्टर पास जाऊंगा या मेरे को 4 टेस्ट कराने पड़ेंगे तो मेरे ये पैसे लग जाएंगे। आई थिंक द फोकस नीड्स टू कम बैक टू गेटिंग द पीपल राइट केयर अहेड ऑफ टाइम rather than waiting for us to get hospitalized. Dr. Akshata Garg. I just want to know, is interoperability with other systems and services guaranteed in this particular system? So is a unified language or a code with unambiguous and agreed syntax and semantics present before implementation of this particular digital platform? Sure. That's a question for Saurabh. Haan ji, I'll take this, ma'am. The short answer is, of course, it depends on the system, but the short answer is always yes. इसके globally काफ़ी accepted norms हैं, which is around HIL 7, जिसको यूज़ करके आप inter system बातें कर सकते हैं. At Meadow we implement it. Even for codification there are ICD 910 databases जिसको यूज़ करके different systems same language में बात कर सकते हैं. In fact, इन सब के ऊपर Government of India ने through the NDHM program they've also put up a new spinal backbone for digital health interchange and exchange of information and central digital health wallets. ये सब चीज़ें हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है। कुछ सिस्टम्स इसको अडहियर करते हैं, कुछ सिस्टम्स अडहियर नहीं करते हैं। मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट इसको मैंडेट कर देगी कि किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम के लिए टू बी be plug and play
इनटू द नेशनल डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर, आई थिंक वो एक मैंडेट हो जाएगा. बट तब तक के लिए मोस्ट सिस्टम्स, लाइक आई सेड, मेडो इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सैंडबॉक्स वेयर वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द इंटरचेंज. आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट शुड बी अ मैंडेट. डॉक्टर रीनू राजीव, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं आज इंश्योरेंस लेती हूँ तो ऑनलाइन पॉलिसी मिलती है और मैं उसे डाउनलोड कर लेती हूँ, तो क्या ये डाउनलोड कॉपी जो है वो लीगल होती है या मुझे क्लेम लेने के लिए हार्ड कॉपी ही की ही जरूरत होती है? मैम, अब तो किसी भी चीज़ की हार्ड कॉपी नहीं चाहिए आपको, अपने पैन कार्ड की भी हार्ड कॉपी नहीं चाहिए विद जो डिजी लॉकर ऐप है गवर्नमेंट की. तो ऑल मेजर इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद इट. तो इंश्योरेंस खास करके कवर नोट अगर आपके पास विद द राइट पॉलिसी आईडी है तो आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत आज की डेट में नहीं है किसी भी इंश्योरर की. डॉक्टर वानी, आपके थ्रू ये डॉक्टर्स को, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह की जो नॉलेज है या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस उसमें आप काम कर रहे हैं. आप लोग? ये हम लोग IMA के थ्रू टैक्सेशन में भी काम कर रहे हैं सर. टैक्स कैसे जो अपनी जो वो इनकम है उसको कैसे प्रॉपरली आपको चैनलाइज करना है. वी हैव दोज प्रोग्राम्स ऑल्सो इन आवर IMA. We have legal teachings also. We call our legal friends and they also talk on this topic. So वही है, मैंने आपको बताया, IMA is for the total overall total holistic development of a individual of IMA member. जी. So इस तरह हम लोग करते रहते हैं and we will be looking forward for more also. Okay. Dr. Akanksha. जी, डॉक्टर आकांक्षा जी, बताइए जी. Very nice talking. I mean, the very talented doctors, they are saying very informative things to us, like especially Dr. Vani. She has told a very good thing that doctor is doing, really sacrificing their personal life also. But I just want to ask, is there any financial aid or financial support from the government side or from the Society of Doctors for the budding doctors or who just passed MBBS or any other stream? So is there any help, financial help or financial aid so that they can grow better? Because initially they face a lot of problem because of the finances. Yeah, we don't have for the young doctors yet, but yes, we can think of that. But those people who some accidentally they die or whatever, so IMA has those funds. So वो डॉक्टर्स की मदद के लिए बोल रही हैं, जो बडिंग डॉक्टर्स हैं. शायद आकांक्षा जी आप डॉक्टर्स के लिए as such in my knowledge there is nothing. So आपको लगता है इसमें अगर कोई अपना हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहें, इफ़ यू वांट टू बाय सम इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने तो कई साल पहले भी एक ऑर्थ्रोस्कोप खरीदा था तो मैंने बैंक से लोन लिया था, तो उन सब चीज़ों के लिए आप लोन ले सकते हैं. पर कोई गवर्नमेंट आपको मदद दे देगी डॉक्टरों को, प्लीज़ इस मुकाबले में मत रहिएगा. आप अपना काम आपको खुद ही करना होगा इस देश में. तो डॉक्टर्स भैया वो चीज़ नहीं है कि हमें मिनिमम वेज और मिनिमम फिक्स प्राइस और मिनिमम हेल्प, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है. तो आपने सेल्फ हेल्प करनी है, लेकिन लोन लेके सकते हैं और फिर कमा के वापस कर देंगे. आशुतोष रावत माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं. Hello everyone, a very nice discussion going on. I have a general query in regarding doctor entrepreneuring in their own field, अपने ही field में. अगर बड़े-बड़े नाम देखें entrepreneurs जो turn entrepreneurs हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि दे हैव कि ये जो चीज़ है वो आपके अपने ही प्रोफेशन से जुड़ी रहती है. दे हैव वेंचर्ड आउट इनटू अदर प्रोफेशंस आल्सो. तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन की जो हार्ड कोर स्किल है उसको छोड़ करके बाकी की जो पेरिफेरल एस्पेक्ट्स हैं, अगर उनके लिए ऐसा लगता है कि कोई जनरल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है जिसको कि आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं. इसीलिए हम देख रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे नॉन मेडिकल पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप लिए हुए हैं. तो व्हाई नॉट डॉक्टर्स ओनली इन देयर मेडिकल प्रोफेशन, दे कैन ऑप्ट फॉर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स इन अदर प्रोफेशंस आल्सो, प्रोवाइडेड वो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की उनको जानकारी हो. नहीं, इसका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. देखिए, यही बात मैंने शुरू में कही थी कि क्या हम लोग अगले आने वाले दशक में कॉरपोरेट वालों से रूल होंगे पूरी तरह से, या कुछ हम भी अपना ध्यान रखेंगे. जैसे अमेरिका में भी कुछ मॉडल्स हैं कि वो ग्रुप प्रैक्टिसेस बना लेते हैं एंड देन दे डील विद द कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स. हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है. हमारे देश में हम
गिरते जा रहे हैं इस कुएं के अंदर। तो हम लोगों को देखो, हमारा तो टाइम जो है निकल गया, अच्छा निकल गया, और कुछ जो 10-1 साल की और प्रैक्टिस हो वो सही निकल जाएगी, लेकिन आने वाली यंगर जनरेशन को ये सोचना होगा कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो आप जिस चीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं, या अपने व्यवसाय को, इसको मैं कहूँ कोई बुराई नहीं है कि अपने प्रोफेशन की देखभाल आप खुद करें, रादर देन कि एक बिजनेसमैन आके आपको बैठ जाएगा आपके सिर पे और आपको बताएगा इतने केस लाओ, इतने नी रिप्लेसमेंट करो, इतने हिप आपने इस महीने में इतने कम किए, आपके इतने पैसे काट लिए जाएंगे। इस तरह की बातों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम लोग अपनी खुद ग्रुप प्रैक्टिसेस डेवलप करें और फिर हम इनसे बात करें कि हाँ, हम ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, आप बात करिए क्या करना चाहते हैं, या खुद हम अपने हॉस्पिटल खोलें। ये हम रास्ता अगर नहीं अख्तियार करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यंगर जनरेशन बहुत पछताएगी। तो इस चीज़ को हमें अभी से इस बात को मद्देनजर रख के आगे बढ़ना है, नहीं तो हम बहुत पछताएंगे। जी बहुत, हाँ जी वानी जी, आप इसमें जोड़ना बोलना चाहूँगी जी। नोबडी कैन, शायद सौरभ जी ने बोला भी कि नोबडी कैन टेल अ डॉक्टर कि व्हाट इज़ बेस्ट ही कैन डू, ही नोज और शी नोज हिज वर्क। तो स्ट्रेस में, जैसे सर ने बोला कि कोई और नॉन मेडिको उनके सर के ऊपर आ जाएगा, तो आई थिंक कि जब स्ट्रेस होता है, जो हमारी आउटपुट होती है दैट इज़ द मिनिमम। और जब हम स्ट्रेस फ्री काम करते हैं, आप देखिए ये जो डॉक्टर्स वायलेंस और ये सब जितने भी हुए हैं, आजकल डॉक्टर डरते हैं वेदर वी शुड गिव इट और नॉट, वेदर वी शुड टेक इट और नॉट। तो वो थोड़ा सा मतलब बिकॉज एक लाइन खींचनी होती है, वेदर वी टेक इट और नॉट। So I think the doctors can do their best without any stress. Yeah. So anybody can do without any stress. तो अगर stress नहीं रहेगा तो I think doctors can do much better what they are doing. And I think Indian doctors are considered to be the best doctors all around the world. Correct. And that is why जो, क्योंकि हमारा इंडिया जो है उसकी कीमत नहीं जान रहा है, इसलिए वी आर हमारे आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। यहाँ से जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। जी जी। तो लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड कर दूंगा कि आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस चीज़ को हमको, अगर हमें आगे बढ़ाना है और इस चीज़ को हमने जीतना है, इस बात को कि हम अपना ध्यान खुद रखें और सोसाइटी और माशरा जो है हमारी इज्जत भी करे, तो हमें भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। हम ऐसा मौका ना दें कि हम गलत काम कर रहे हैं, कि हम उस ग्रीड में ना चले जाएं। हम अच्छा काम करके अपना कमाएं, बिल्कुल अच्छा काम करके। ये नहीं कि देखो, कभी कोई आपके पास पेशेंट आए तो डॉलर या रुपए नज़र नहीं आने चाहिए, ये नज़र आना चाहिए कि 6 महीने बाद ये पेशेंट अच्छा चल रहा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, उसके बाद अगर मेरी फीस मुझे मिली है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यही सोच के, यही धारणा लेके हम चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सौरभ ने भी ये बात बोली थी कि ट्रस्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और आप जो बात कर रहे हैं वही है कि मरीज को भी ये ट्रस्ट होना चाहिए कि जो डॉक्टर मेरे भले के लिए ही करेगा, फिर उसकी जो फीस है वो उसको उतनी भार नहीं लगेगी या उसे वो चीटेड फील नहीं होगा। सौरभ, एक चीज़ डॉक्टर वानी ने भी बोली कि नॉन मेडिकोज ना आ जाएं और डॉक्टर प्रेन्योर, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि डॉक्टर प्रेन्योर बने, ये हमारे शो का नाम ही हमने ये इसलिए छोटी एक नई पहल शुरू की है। तो क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए कि डॉक्टर जो इतना अच्छा काम करते हैं, फोकसली करते हैं, जो काम वो खुद वही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, तो उनको ये चीज़ भी डिसाइड करना चाहिए कि वो खुद भी एंटरप्रेन्योर बने? मुझे लग ही रहा था कि ये गाज कभी ना कभी मेरे ऊपर गिरेगी थोड़ी देर में ही। मैं बताती हूँ, मैंने ये कहा था कि आप इंटरफियर ना करें, आप किसी के काम में इंटरफियर ना करें। आप कोई नॉन मेडिको जो है वो ये बोलेगा कि ये वो डॉक्टर कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट वैलिड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट, सो दिस पेशेंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी हायर सेंटर। तो वो मान ले, वो जो ऊपर बैठा है वो मान ले उसको, बिकॉज द डॉक्टर इज सेइंग एंड द डॉक्टर इज द बेस्ट टू जज दैट पर्टिकुलर केस। वो ये ना कहे नहीं जी क्योंकि पैसों के लालच में, नहीं जी इसको तो यही करो, दैट इज व्हाट। सो ऐसा तो आप नहीं कहेंगे? गाज गिरने वाली बात नहीं, मैं इससे पहले क्या बोल रहा था, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, वो बात नहीं है, किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हर काम हर व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, अगर आईटी की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, अगर कोई हाउसकीपिंग की प्रॉब्लम है मैं थोड़ा करूंगा। तो सबकी मदद की जरूरत है। तो क्वेश्चन इज कि डायरेक्शन कौन दे रहा है और किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। क्या एक प्रॉफिटियरिंग बिजनेसमैन आपको डायरेक्शन दे रहे हैं या एक केयरिंग डॉक्टर डायरेक्शन दे रहा है कि मेरा मरीज कैसे ठीक हो, ये सब चीजें भी ठीक चले? ये एक सवाल है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं इसी पे कह रहा था। देखिए, मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है परफॉर्मेंस वर्सेस हेल्थ, राइट? एंड परफॉर्मेंस होती है जो हम आज टारगेट्स और इन सब की बात कर रहे हैं, और हेल्थ होती है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है। और इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक मेरी जितने भी डॉक्टर से और हमने करीब
501 डॉक्टर्स, 1000 डॉक्टर्स के साथ मिल बैठ के काम किया है, मुझे कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं मिले हैं आज तक जिनको ये ना पता हो कि उनका प्रैक्टिस की जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है पेशेंट के सही तरीके से, ट्रस्टवर्दी तरीके से वापस ठीक होने पे। तभी मैं बार बार बहुत ठोक के कह सकता हूँ कि डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं जानता कि उनके पेशेंट के लिए सही क्या है, और वो सही डिसीजन लेने में उनको कोई रोक भी नहीं सकता। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं कि जब एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ जाता है तो एक नॉन डॉक्टर ऊपर आके बैठ जाएंगे और आपको टारगेट्स देंगे। हमारे को लग रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो ट्रस्ट डेफिसिट लाती है सबसे पहले डॉक्टर और एक कॉर्पोरेट के बीच में, और उसके बाद उन डॉक्टर और उन पेशेंट के बीच में। तो उस चीज़ को कैसे साफ किया जाए, उसी के लिए जब हमने मेडो की बात शुरू करी तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि हम कोई भी प्रैक्टिस ओन नहीं करेंगे। हर प्रैक्टिस के सरोसरताज जो है वो डॉक्टर खुद हैं, वही अपने पेशेंट संभालेंगे और वही अपने पेशेंट को बताएंगे कि क्या चीज़ सही है उनके लिए। हम बस वहाँ पे उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह रहेंगे। समय अब हमारे पास खत्म हो रहा है, क्लोजिंग मैं लूंगा आपसे 30 सेकंड आपसे और फिर डॉक्टर साहब से। जी बताइए। सर, मैं बस अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि यदि वो अपनी इंडिविजुअल कोई क्लिनिक खोलना चाहें या अस्पताल खोलना चाहें तो एक बेसिक नॉलेज मैनेजमेंट की ज़रूर होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। क्योंकि अगर आप किसी को रखते भी हो, हायर भी करते हो, यू शुड नो द नुआंसेस ऑफ द थिंग्स, द लिटिल बिट थिंग्स। सेकेंड थिंग is that the doctor should come out of their comfort zone and talk to the people like them, the business people, because हम उसी में रहते हैं। IMA है तो IMA रह गए। We should, जैसे हम लोग आजकल करा रहे हैं, तो we should come out of our comfort zone into the media, into the people like him। तो हम शायद इन लोगों के साथ रहेंगे, जैसी संगति होगी हम भी थोड़ा तो वैसे इम्बाइब करेंगे। तो आई थिंक एक चीज़, इसीलिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। एक चीज़ ये करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि डोंट माइंड इट सौरभ जी, कि हम हायर करें बहुत बड़े मैनेजमेंट पीपल और ये सब चीज़ें। उसके अलावा हमें अपने स्किल्स बढ़ाने चाहिए, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क, अपनी हमारे पास वेबसाइट्स होनी चाहिए। सो वी शुड इनकलकेट दोज पर्टिकुलर स्किल्स। करेक्ट। एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल वही आप कह रहे हैं कि रेडीनेस होना चाहिए। रेडीनेस होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे एकदम कंक्लूडिंग कमेंट में लूंगा कि देखिए, मैं बिल्कुल आई एम वेडी टू टेक्नोलॉजी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे, एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन। सो टेक्नोलॉजी तो इम्बाइब करनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को किस तरह से ठीक तरह से यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाणी जी ने शुरू में एक बात कही थी, उसको मैं रीएम्फसाइज करना चाहूँगा कि हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट अब आने ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ होगी। नॉट ओनली दैट, और चीज़ें जो ऐड करनी चाहिए वो ये है, हम अपना मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर कैसे होगा। हम लोगों को पढ़ाने, साइकाट्री पढ़ाई जाती है, ह्यूमन बिहेवियर नहीं पढ़ाया जाता। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाया जाएगा, हम कैसे उसको करेंगे, ये कुछ चीज़ें हैं जो अब हमारी मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन के अंदर आनी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों करेंगे, लेकिन आई एम रेडी टू टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली वी गो फॉर टेक्नोलॉजी, नो डाउट अबाउट इट। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, डॉक्टर यश गुलाटी जी, सौरभ, डॉक्टर वाणी जी, और जो भी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। एक हमने कोशिश की है प्लेटफॉर्म देने की जिस पर कि इस तरह की सार्थक चर्चा हो सके। आज की इस चर्चा में दो बात खास निकल के आई कि डॉक्टर्स बिल्कुल तैयार हैं कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी से कोई परहेज नहीं है, वो उसको सीखना चाहते हैं और अपनाना भी चाहते हैं और अपनाया भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की, कि चाहे वो टच एंड फील करके करें तब भी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या रिमोटली करें, टेक्नोलॉजी की मदद से करें तब भी ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। TV9 नेटवर्क की इस खास पहल डॉक्टरप्रेन्योर्स में आज बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये समझने की कोशिश की कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे डॉक्टर्स को कैसी तैयारी करनी चाहिए। इसी तरीके के एक विषय को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मास्क जरूर लगाइए। धन्यवाद।